आसक्ति का परित्याग करके कर्तव्य समझकर कर्म करना चाहिए, क्योंकि फल की आसक्ति किए बिना कर्म करने से व्यक्ति परम लक्ष्य को प्राप्त करता है। मैं और मेरे सभी साथी इसी भावना के साथ बिना स्वार्थ के निष्काम कर्म कर प्रदेश को विकास के पथ पर अग्रसर करने के लिए प्रतिबद्ध है। माननीय अध्यक्ष जी, अब मैं कुछ इसी का इंतजार कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे द्वारा बजट तथा बजट पर हुई चर्चा के अवसर पर की गई घोषणाओं की निरंतरता अब मैं जन आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए कुछ और घोषणाएं सदन में करना चाहूँगा। प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में आमजन को आसानी से पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए हमारे द्वारा 19 फरवरी 2025 को प्रस्तुत किए गए बजट में हमने 1500 हैंडपंप लगाए जाने की घोषणा की थी। इसी कड़ी में विभिन्न स्थानों की आवश्यकता के आंकलन की दृष्टिगत अब मैं इस संख्या को बढ़ाते हुए आगामी वर्ष 2500 हैंडपंप लगाए जाने की घोषणा करता हूँ। साथ ही पहले 1500 थी, अब 2500 है। साथ ही प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में उत्पन्न पेयजल संबंधी समस्या का तत्काल निराकरण हो सके, इस हेतु प्रत्येक जिला कलेक्टर को समर कंटीजेंसी के अंतर्गत 1 करोड़ रुपए का अनटाइड फंड भी उपलब्ध कराए जाने का प्रस्तावित करता हूँ। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध करवाए जाने के लिए 70 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य करवाए जाने की घोषणा करता हूं। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, राज्य में विद्युत प्रसारण के सुदृढ़ीकरण हेतु विभिन्न क्षमताओं के जीएसएस स्थापित किए जाएंगे। इन जीएसएस की सूची भी सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रदेश में सड़कों की स्थिति में सुधार हेतु हमने 19 फरवरी 2025 को बजट प्रस्तुत करते समय प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10-10 करोड़ रुपए की राशि से नॉन पेचेबल सड़कों के कार्य करवाए जाने प्रस्तावित किया था। अब मैं माननीय सदस्यगणों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों से आ रही मांग की दृष्टिगत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए प्रावित 10 करोड़ रुपए में से 5 करोड़ रुपए लागत तक के मिसिंग लिंक सड़कों के कार्य करवाए जाने की घोषणा भी करता हूँ। प्रदेश में सड़कों के विस्तार, निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 820 करोड़ रुपए से अधिक की राशि से विभिन्न कार्य करवाए जाने की घोषणा करता हूं। इन कार्यों की सूची में सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे द्वारा 3 प्रमुख हाईवे पर 0 एक्सीडेंट जोन बनाए जाने की घोषणा की गई थी। इस क्रम में मैं अब इन हाईवे के समीप 5-5 स्थानों पर वाहनों, विशेषकर बड़े वाहनों के चालकों हेतु सुविधा एवं विश्राम स्थलों की स्थापना करवाए जाने की मैं घोषणा करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, कई जगह दिक्कत आती है, एक्सीडेंट होते हैं, उनको पार्किंग करने की सुविधा नहीं मिलती है। उसमें सुविधा भी मिलेगी। इन स्थलों पर नेत्र जांच सहित
सकीय सुविधा भी उपलब्ध करवाई जानी प्रस्तावित है। साथ ही सड़क सुरक्षा की दृष्टि से प्रदेश में वाहनों की जांच सुनिश्चित करने के लिए निजी क्षेत्र के सहयोग से 10 ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। प्रदेश के कोने कोने तक विशेषकर दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 2000 नवीन परमिट जारी किए जाने की भी घोषणा करता हूं। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में सीवरेज, ड्रेनेज, पार्क, बस स्टैंड सहित अन्य विकास कार्य करवाए जाने प्रस्तावित हैं। इन कार्यों का विवरण मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में आमजन को राहत प्रदान किए जाने के उद्देश्य से पट्टे तथा भवन निर्माण की अनुमति स्थानीय स्तर पर जारी किए जाने की घोषणा इसी कड़ी में विकास प्राधिकरण एवं उन शहरी मुख्यालयों पर स्थित नगर निगम, नगर परिषद क्षेत्रों में 25,000 वर्ग मीटर तक के आवासीय व 10,000 वर्ग मीटर तक के गैर आवासीय पट्टे तथा 60 मीटर ऊंचाई तक के भवनों के निर्माण की अनुमति भी दी जाती है। नगर विकास न्यास एवं उन शहरी मुख्यालयों पर स्थित नगर निगम, नगर परिषद क्षेत्रों में 10,000 वर्ग मीटर तक के आवासीय, 5,000 वर्ग मीटर तक के गैर आवासीय पट्टे तथा 40 मीटर तक के भवनों का निर्माण की अनुमति। अन्य समस्त क्षेत्रों में 5,000 वर्ग मीटर तक के आवासीय, 2,500 मीटर तक के गैर आवासीय पट्टे तथा 30 मीटर ऊंचाई तक के भवनों के निर्माण की अनुमति स्थानीय स्तर पर जारी की जा सकेगी। साथ ही पुनर्गठन एवं उप विभाजन के प्रकरण में पट्टा जारी करने की सक्षमता तथा पुनर्गठन एवं उप विभाजन भी स्थानीय स्तर पर ही किया जाना भी प्रस्तावित है। इसी क्रम में ग्रामीण क्षेत्र में अकृषि प्रयोजनार्थ स्थानांतरण रूपांतरण की प्रक्रिया में लगने वाले समय को 90 दिवस से घटाकर 45 दिवस किया गया था। अब मैं इस अवधि को और कम करते हुए 30 दिवस किए जाने की घोषणा करता हूं। साथ ही रूपांतरण प्रकरणों के अनुमोदन की शक्तियां संबंधित संभागीय आयुक्त को दिया जाना भी प्रस्तावित है। विकास प्राधिकरण तथा नगर विकास न्यासों के क्षेत्र अधिकार में स्थित आवासीय भूखंडों का नीलामी के माध्यम से आवंटन में लगने वाले अत्यधिक समय को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के जरूरतमंद एवं पात्र व्यक्तियों को आगामी वर्ष ऐसे भूखंडों का आवंटन लॉटरी के माध्यम से किए जाने की घोषणा करता हूं। सुनियोजित विकास एवं बेहतर आधारभूत सुविधाएं विकसित किए जाने की दृष्टि से बीडा के क्षेत्र का पुनर्निर्धारण करते हुए नगर विकास विभाग के अधीन भिवाड़ी विकास प्राधिकरण तथा दिल्ली मुंबई कॉरिडोर पर लॉजिस्टिक हब के विकास को सुनिश्चित करने के लिए दौसा, बानीकुई नगर विकास न्यास व रिफाइनरी से संबंध क्षेत्र पेट्रोकेमिकल जोन के समुचित विकास हेतु बालोतरा नगर विकास न्यास का गठन किए जाने की भी घोषणा करता हूं। शहरी स्थानीय निकाय द्वारा करों का बेहतर तरीके से संग्रहण किए जाने हेतु गृह कर प्रणाली का व्यापक सरलीकरण किया जाएगा। हमारे द्वारा 19 फरवरी 2025 को प्रस्तुत बजट में प्रदेश के विभिन्न शहरों में 50,000 स्ट्रीट लाइट लगाए जाने की घोषणा की गई थी। जनप्रतिनिधियों के माध्यम से प्राप्त मांग आवश्यकता के मद्देनजर में इस संख्या को बढ़ाते हुए 1 लाख स्ट्रीट लाइट लगाए जाने की घोषणा करता हूं। प्रदेश में निवेश को आकर्षित करने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए आमजन को राहत देने की दृष्टि से प्रथम चरण में प्रत्येक जिला मुख्यालय के साथ ही चयनित उप पंजीयन कार्यालय सब रजिस्ट्रार ऑफिस का समय सप्ताह में 2 दिन, क्योंकि कई लोग सरकारी महकमे में भी होते हैं, उनको परेशानी होती है, 2 दिन सोमवार एवं शुक्रवार को बढ़ाकर प्रातः 8 बजे से साय 8 बजे तक किए जाने की घोषणा करता हूं, जैसे ऐसे लोगों को छुट्टी नहीं लेनी पड़े और वो अपना काम सुबह और शाम में करा लें। उद्यमियों को राहत उपलब्ध कराने के साथ ही
पर्यावरण संरक्षण भी सुनिश्चित करने की दृष्टि से पर्यावरणीय नियमों की पालना करने वाले उद्योगों को प्रदूषण नियंत्रण मॉडल द्वारा ऑटो नवीनीकरण की सुविधा उपलब्ध करवाई जाना प्रस्तावित करता हूं। प्रदेश में उत्पादन की लागत कम कर आमजन के साथ उद्यमियों को राहत देने की दृष्टि से सीएनजी एवं पीएनजी पर बेट दर घटाकर 7.5% किए जाने की भी घोषणा करता हूं। साथ ही उद्यमियों को जीएसटी बेट एवं विद्युत शुल्क संबंधी विवरण एवं आवश्यक सभी कम्युनिकेशन इंटीग्रेटेड टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना भी प्रस्तावित है। प्रदेश के विकास में प्रवासी राजस्थानियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए गुवाहाटी, भुवनेश्वर, रांची, पुणे, दिल्ली सहित दुबई, म्यूनिक, रियाद, टोक्यो, सिंगापुर, मेलबर्न, नैरोबी, कंपाला एवं दोहा में राजस्थान फाउंडेशन के नए चैप्टर्स शुरू किए जाने प्रस्तावित हैं। प्रदेश के नवगठित जिलों ब्यावर, बालोतरा, डीडवाना, कुचामन, डीग, खैरथल, तिजारा, कोटपुतली, भैरोड, फलौदी तथा सलूमर में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट डीएमएफटी की स्थापना की जाएगी। साथ ही औद्योगिक क्षेत्र आगेड़ा, डूंगर, जयपुर एवं जोधपुर, पाली, मारवाड़ इंडस्ट्री एरिया में विकास कार्य करवाए जाने प्रस्तावित हैं। राज्य के निवासियों में विशेष रूप से युवाओं का देश की वैभवशाली संस्कृति, विरासत तथा धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक स्थलों से परिचय करवाने हेतु भारत एवं राजस्थान पहचान भ्रमण कार्यक्रम प्रारंभ करने की भी मैं घोषणा करता हूं। जैसा माननीय सदस्यों को विदित है कि वर्ष 1949 में नव संवत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा रेवती नक्षत्र इंद्र योग के दिन लौह पुरुष सरदार पटेल द्वारा विभिन्न रियासतों को मिलाकर हुए बृहद राजस्थान की स्थापना की गई थी। अतः 30 मार्च 2025 को नव संवत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन राजस्थान दिवस के अवसर पर सप्ताह भर बृहद स्तर पर धूमधाम के साथ आयोजन किए जाने के लिए 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही क्योंकि उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जब वो भाषण है उसमें उसका जिक्र हुआ कि हम इस राजस्थान की रियासत जो ऐतिहासिक है, इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही राजस्थान दिवस मनाया जाएगा। प्रदेश में विभिन्न पर्यटन एवं धार्मिक स्थलों के विकास संबंधी कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों की सूची में सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में भी विभिन्न विभागों की सेवाएं सुगमता व गुणवत्ता के साथ सुलभ करवाने तथा युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टि से भर्ती हेतु पूर्व घोषित पदों के साथ ही आगामी वर्ष वन विभाग में 1750 कार्मिक, 4000 पटवारी तथा 10,000 स्कूल शिक्षकों की भर्ती किए जाने की भी घोषणा करता हूं। जो युवा प्रथम बार संगठित निजी क्षेत्र में नौकरी प्राप्त करते हैं, उनको प्रोत्साहन देने की दृष्टि से 50,000 रुपये तक मासिक वेतन प्राप्त करने वाले नवनियुक्त युवा को एक बारीय सहायता के रूप में 10,000 रुपये उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना प्रारंभ करने की मैं घोषणा करता हूं। संभाग स्तरीय सेंटर फॉर एडवांस स्किलिंग एंड कैरियर काउंसलिंग स्थापित करने के क्रम में मैं जयपुर, भरतपुर, उदयपुर में 100 करोड़ रुपए के कार्य आगामी वर्ष में हाथ में लिए जाने प्रस्तावित हैं। प्रदेश के युवाओं को रोजगार प्राप्त करने में सहायक व्यावसायिक प्रशिक्षण की दृष्टि से प्रधानमंत्री इंटर्नशिप प्रोग्राम अथवा नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम करने पर
बेरोजगारी भत्ते के स्थान पर युवाओं को 6,000 रुपये प्रतिमाह स्थायी फंड का विकल्प दिए जाने की भी घोषणा करता हूं। प्रदेश के युवाओं को विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए राजकीय महाविद्यालयों के पुस्तकालयों वाचनालयों में अध्ययन सुविधा उपलब्ध करवाए जाने की भी घोषणा करता हूं। प्रदेश में तकनीकी शिक्षा के विस्तार के लिए सभी नवगठित 8 जिलों में पॉलिटेक्निक महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा करता हूं। साथ ही विभिन्न उच्च एवं तकनीकी शिक्षण संस्थानों की स्थापना व भवन निर्माण संबंधी कार्य करवाए जाने प्रस्तावित हैं। इन कार्यों का विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूं। जयपुर स्थित कोचिंग हब एवं निर्मित आधारभूत संरचना का समुचित उपयोग कर युवाओं को उच्च गुणवत्ता की तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराने की दृष्टि से जयपुर में IIT जोधपुर का कैंप स्थापित किए जाने का प्रयास किया जाएगा। प्रदेश में नवीन शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को गति देने के साथ ही विद्यालयों में बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने तथा प्रदेश का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे, इस उद्देश्य से आगामी शिक्षा सत्र हेतु मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान प्रारंभ किए जाने की मैं घोषणा करता हूं। वंचित वर्गों, श्रमिकों और मजदूर परिवारों से आने वाले बालक बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए समुचित सुविधा देने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य मुक्त विद्यालय के अंतर्गत ऑन डिमांड परीक्षा प्रणाली प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। आदर्श वेद आवासीय विद्यालय रेवासा सीकर की तर्ज पर तरातरा मठ गोमरख धाम बाड़मेर में भी आदर्श वेद विद्यालय की स्थापना की जानी प्रस्तावित है। साथ ही राजसमंद में निष्कर्मणीय पशुपालक आवासीय विद्यालय खोला जाएगा। प्रदेश के युवाओं को खेल संबंधी समस्त आवश्यक सुविधाएं प्रदान किए जाने की दिशा में हमारे द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं। इन कार्यों को और अधिक गति देने की दृष्टि से खेल निदेशालय की स्थापना किए जाने की घोषणा करता हूं। भीलवाड़ा में मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, श्री गंगानगर में साइकिल ट्रैक तथा कुमेर डीग में, केसोरा पाटन बूंदी में खेल स्टेडियम का निर्माण कराया जाएगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य थैलेसीमिया रोग से पीड़ित बच्चों के उपचार हेतु अत्याधुनिक सुविधाएं युक्त डेडिकेटेड थैलेसीमिया सेंटर की स्थापना राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के अध्ययन की जाएगी। साथ ही थैलेसीमिया की रोकथाम हेतु बचाव एवं नियंत्रण कार्यक्रम चलाया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश में अति गंभीर कुपोषित बच्चों की समस्या के निदान के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों में ऐसे बच्चों को दिए जाने वाले पोषण में दूध की मात्रा 15 ग्राम से बढ़ाकर 25 ग्राम प्रति पैकेट दिए जाने की घोषणा करता हूं। इसके अतिरिक्त 8 मेडिकल कॉलेज चिकित्सालयों में संपूर्ण स्तनपान प्रबंधन केंद्र एवं 11 अन्य चिकित्सालयों में स्तनपान प्रबंधन इकाई की स्थापना की जानी प्रस्तावित है। आमजन को पर्याप्त मात्रा में आयुर्वेद एवं होम्योपैथिक औषधियां उपलब्ध कराने के लिए आगामी वर्ष 30 करोड़ रुपए की राशि का अतिरिक्त प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश में चिकित्सा सुविधा के उन्नयन के लिए चिकित्सा संस्थानों की स्थापना, उन्नयन, भवन निर्माण व मेंटेनेंस संबंधी विभिन्न कार्य कराए जाएंगे। इनका विवरण मैं सदन की पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, गरीबी मुक्त राजस्थान की परिकल्पना साकार करने हेतु पंडित दीनदयाल उपाध्याय और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के अंत्योदय की परिभाषा को आगे बढ़ाते हुए गरीबी मुक्त गांव योजना
प्रारंभ किए जाने की मैं घोषणा करता हूं। इसके अंतर्गत चरणबद्ध रूप से चिन्हित गांव के सभी बीपीएल परिवार को गरीबी रेखा से ऊपर लाया जाएगा। आगामी वर्ष प्रथम चरण में 5000 गांव में इस योजना का क्रियान्वित किया जाएगा। इस हेतु 300 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, हम छोटे थे जब से ही सुनते आ रहे थे, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, लेकिन कभी गरीबी का इन्होंने मन से साथ नहीं दिया। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय और माननीय भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर जी के सपने को पूरा करने के लिए जो हमारे बीपीएल के परिवार हैं उनको सुविधा देते हुए, उनको सशक्त बनाते हुए, उनको मजबूत करते हुए हमने 5000 गांव को इस योजना में क्रियान्वयन के लिए किया जाएगा और हमने इसके लिए 300 करोड़ रुपए का बजट में भी प्रावधान किया गया है। युवा दिव्यांगों के संबल प्रदान करने की दृष्टि से इस वर्ष 2000 स्कूटी दी गई। आगामी वर्ष इस संख्या में वृद्धि कर 2500 दिव्यांगों को स्कूटी दिए जाने की घोषणा करता है। हमारे द्वारा महिलाओं को संबल देकर, वो बजा रहे ताली, आपको पता नहीं है, वो उन्होंने जूली जी ने बजा दी, उनके वो कहते हैं ये मेरा परिवार है इसलिए उन्होंने बजा दी। हमारे द्वारा महिलाओं को संबल देकर प्रत्येक क्षेत्र में प्रोत्साहित करने की दृष्टि से लखपति दीदी के लिए मात्र 1.5% ब्याज दर पर ऋण की व्यवस्था एवं लाड़ो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराए जा रहे 1 लाख रुपए के सेविंग बॉन्ड की राशि को भी बढ़ाकर 1,50,000 रुपये करने जैसी विभिन्न कदम उठाए गए हैं। इसी क्रम में प्रदेश में महिलाओं को सक्षम बनाने की प्रेरणा देने के उद्देश्य से उत्कृष्ट कार्य कर रही लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, सोलर दीदी, बैंक सखी, कृषि सखी, पशु सखी का सम्मान किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु प्रत्येक ब्लॉक पर उत्कृष्ट कार्य करने वाली 10 महिलाओं को सम्मानित करने के साथ ही उनकी कार्य कुशलता में वृद्धि हेतु टैबलेट उपलब्ध कराए जाने की भी घोषणा करता हूं। ये वो बहनें जो अंतिम पायदान पर खड़ी हैं, अपनी मेहनत से लखपति दीदी बनी है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं से लखपति बनी है। प्रदेश में वंचित वर्ग के उत्थान के लिए हमारी सरकार सदैव प्रयासरत है। इसी क्रम में एमबीसी कल्याण हेतु देवनारायण कोष में 450 करोड़ रुपए राशि का प्रावधान प्रस्तावित है। कृषि एवं पशुपालन किसान साथियों को माइक्रो सिंचाई हेतु आगामी वर्ष 50,000 सौर ऊर्जा पंपों पर अनुदान उपलब्ध करवाने का हमने निर्णय किया था। किसान साथियों की इस संबंध में अधिक आवश्यकता को देखते हुए अब मैं इस संख्या को बढ़ाते हुए 60,000 सौर ऊर्जा पंपों हेतु अनुदान उपलब्ध कराने की घोषणा करता हूं। कृषक साथियों के लिए हमने ब्याज मुक्त अनुदानित ब्याज पर अल्पकालीन फसल ऋण, दीर्घकालीन कृषि ऋण एवं गैर कृषि कार्यों हेतु ऋण का प्रावधान किया है। अब किसान भाइयों को और अधिक राहत देने की दृष्टि से भूमि विकास बैंक के ऋणों हेतु वन टाइम सेटलमेंट ओटीएस योजना लाई जाने की घोषणा करता हूं। इस पर लगभग 200 करोड़ रुपए व्यय प्रस्तावित है। भरतपुर की अनाज व सरसों मंडी को शहर से बाहर स्थानांतरण किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही बहरामदा कला, सवाई माधोपुर,
नासरदा टोंक व शेखाला जोधपुर में गौड़ कृषि मंडियां स्थापित की जाएंगी। प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं से संबंधित विभिन्न कार्य 400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से करवाए जाने की मैं घोषणा करता हूं। इन कार्यों की सूची में सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूं। देसी पशुओं के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए पाली में राज्य का प्रथम सेंटर ऑफ एक्सीलेंट इंडिजीनियस फार्म किए जाने हेतु 10 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। फार्म स्थापित किए जाने हेतु 10 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय बगड़ झुंझुनू व गंगापुर भीलवाड़ा को पॉलीक्लिनिक में तथा पशु चिकित्सालय बावड़ी खुर्द फलौदी को प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय व पशु उप चिकित्सा केंद्र धीरपड़ा जोधपुर को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की संकल्पना कैच द रेन से प्रेरणा लेकर कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के अंतर्गत CSR के माध्यम से 5000 जल पुनर्वन संरचनाओं का निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित है। मोखला पारेवर जैसलमेर बूचारा में जयपुर में नवीन कंजर्वेशन रिजर्व भरतपुर में बायोलॉजिकल पार्क की स्थापना एवं जैविक उद्यान नाहरगढ़ जयपुर में संवर्धन कार्य करवाए जाएंगे। साथ ही राज पक्षी घोड़ा बर्ड के बेहतर संरक्षण के लिए राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में 2000 हेक्टेयर क्षेत्र में विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। साथ ही प्रदेश के टाइगर रिजर्व में आवासरत ग्रामीण को अन्यत्र पुनर्वासित करने के लिए देय पैकेज को रिवाइज किया जाना भी प्रस्तावित है। टाटगढ़ रावली फुलवारी की नाल माउंट आबू व वन्य जीव अभ्यारण्य के इको सेंसिटिव जोन हेतु मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। प्रदूषण मंडल में कंसेंट आवेदनों के बेहतर प्रबंधन हेतु ऑनलाइन प्रणाली का उन्नयन किया जाएगा। प्रदेश में आमजन को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के लिए हमारे द्वारा राजस्थान नागरिक सुरक्षा अधिनियम लाए जाने का निश्चय किया गया है। इसी क्रम में सर्विलेंस तंत्र का विस्तार कर सुदृढ़ किए जाने की दृष्टि से आगामी वर्ष 25,000 CCTV कैमरे स्थापित किए जाने की भी मैं घोषणा करता हूं। इसके साथ ही महिला सुरक्षा की दृष्टि से आगामी वर्ष 2050 और काल का पेट्रोलिंग यूनिट की गठन की भी घोषणा करता हूं। प्रदेश में कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने की दृष्टि से पुलिस में 10,000 पदों पर भर्ती की घोषणा करता हूं। साथ ही पुलिस हेतु 400 अतिरिक्त वाहन भी उपलब्ध कराए जाने प्रस्तावित है। जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है कि अंग्रेजों के समय से चले आ रहे कानूनों को समाप्त कर माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए देश में दंड के स्थान पर न्याय की प्राथमिकता स्थापित करते हुए नवीन न्याय संहिता को प्रतिस्थापित किया है। इनके समुचित क्रियान्वयन की दृष्टि से फोरेंसिक साक्ष्य संकलन हेतु 70 मोबाइल फोरेंसिक यूनिट्स उपलब्ध कराई जाएगी। अभियोजन विभाग का सुदृढ़ीकरण 250 नवीन पद सृजित किए जाएंगे। यह मैं इसलिए कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, हमने जब यूनिट बना रहे हैं और इनसे तो उसके लिए कर्मचारी भी चाहिए। हमने उससे खोलने से पहले इस बारे में भी विचार करना होगा। आप देखते हैं हम जितनी घोषणा कर रहे हैं उसके साथ ही उसके निर्माण की और उसके विकास की और मैन पावर की दोनों चिंता करते हुए हमने काम किया है। विभिन्न अभियोजन विभाग का सुदृढ़ीकरण 250 नवीन पद
सृजित किए जाएंगे। विभिन्न उपकरणों हेतु 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाना भी प्रस्तावित है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रशासन तंत्र को वैश्विक परिदृश्य के अनुरूप अधिक पारदर्शिता, गुणवत्ता एवं दक्षता से कार्य करने के लिए नए वित्तीय एवं लीगल फ्रेमवर्क को अपनाया जाना आवश्यक है। इस दृष्टि से युवाओं तथा सरकारी कार्मिकों में फाइनेंशियल मैनेजमेंट तथा लीगल रिसर्च की क्षमता विकसित करने हेतु नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर के अंतर्गत सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी फॉर लीगल रिसर्च एंड एप्लीकेशंस व राज्य सरकार के अधीन सेंटर ऑफ इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्थापित किए जाना प्रस्तावित है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सेवा प्रदाय हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का महत्व किसी से छुपा नहीं है तथा जिस तेजी से तकनीकी उन्नति होती जा रही है उसको अपनाते हुए गवर्नेंस के विस्तार को सुनिश्चित करने के लिए विशेषज्ञों को जोड़ते हुए राजस्थान डिजिटल मिशन प्रारंभ करने की मैं घोषणा करता हूं। साथ ही नवीन AI ML आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं मशीन लर्निंग पॉलिसी भी लाई जाएगी। राजकीय कार्मिक तथा पेंशनर्स को अतिरिक्त राहत देने के लिए विभिन्न कदम उठाए जाना प्रस्तावित है। मैं इनका विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, विभिन्न विभागों में कार्यरत मंत्रालय कर्मियों की समस्याओं के तुरंत निस्तारण के साथ ही उनकी कार्यदक्षता में वृद्धि किए जाने की दृष्टि से कार्मिक विभाग के अधीनस्थ मंत्रालय निदेशालय की स्थापना किए जाने की मैं घोषणा करता हूं। क्योंकि मंत्रालय कर्मचारी परेशान होते थे, उनको अपना एक प्लेटफॉर्म चाहिए उनको अपनी बात कहने के लिए, और वो मंत्रालय कर्मचारी निदेशालय की स्थापना यहाँ होनी चाहिए। इसके लिए मैं घोषणा करता हूँ। अधिकाधिक प्रदेशवासियों को शहरी क्षेत्र की सुविधाएं प्राप्त हो सकें, इस दृष्टि से 25 नवीन नगर पालिकाओं के गठन किए जाने की मैं घोषणा करता हूँ। साथ ही 4 नगरीय निकायों का क्रियान्वयन भी प्रस्तावित है। इनकी सूची में सदन के पटल पर प्रस्तुत करता हूँ। हाँ, बोलना है? नहीं, अब ये पढ़ लेंगे। प्रदेश में क्षेत्रीय कार्यालयों के कवरेज के उन्नयन के लिए विभिन्न प्रशासनिक पुलिस इकाइयों एवं न्यायालयों की स्थापना व क्रियान्वयन किया जाएगा। इनका विवरण भी सदन की पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रदेश में किसी भी संस्था द्वारा जन उपयोगी कार्य करवाए जाने की स्थिति में माननीय सदस्यगण MLA लेड योजना से किसी भी ऐसी गैर राजकीय संस्था को 10 लाख रुपए तक की सहायता उपलब्ध करवा सकते हैं। अब मैं 10 लाख तक का आपका था, अब मैं इस राशि को बढ़ा करके 25 लाख रुपए किए जाने की घोषणा करता हूं। इसमें मैं माननीय कई सदस्यों की मांग पर, क्योंकि को कहीं यहाँ करके आ जाते थे, वहाँ नहीं दे पाते थे, आवश्यकता ये महसूस करते हैं। क्योंकि देखिए, जनप्रतिनिधि का जो IQ है, चश्मा है, वो उत्तम है। वो उसको जहाँ उसको उपयोग लगता होगा, उसको ये लगता है कि मैं पैसा तो मेरे पास है लेकिन उपयुक्त तो स्थान के लिए मैं दे नहीं पा रहा। तो हमारे जनप्रतिनिधियों की ये 10 लाख थी, इसको बढ़ा करके हमने 25 लाख रुपए किया है, जिससे कि वो
देखती हुई परेशानी का समाधान कर सके। लेकिन ये सोच विचार करके ही करना चाहिए। पिछले कुछ वर्षों में प्रदेश की महत्वपूर्ण प्रशासनिक इकाइयां यथा उपखंड, तहसील, उप तहसील, गिरदावर सर्किल, पटवार मंडल आदि के ढांचे में बिना समुचित विवेचन के व्यापक परिवर्तन किए जाने से आम जन को असुविधा का सामना करना पड़ा। अतः प्रदेश की इन इकाइयों के सृजन, सीमांकन, क्षेत्राधिकार में परिवर्तन के संबंध में समुचित परीक्षण तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए राज्य प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन सलाहकार समिति का गठन किए जाने की घोषणा करता हूं। प्रदेश के नवगठित 8 जिलों में स्थापित किए जाने वाले समस्त जिला स्तरीय कार्यालयों में समुचित तालमेल के साथ और वो भी ऐसे नहीं, बिना इसके नहीं होता है। तालमेल के जाने वाले जिला स्तरीय कार्यालयों में समुचित तालमेल के साथ अधिक दक्षता से सेवा प्रदायी का कार्य सुनिश्चित करने की दृष्टि से घोषणा करने से नहीं, मिनी सचिवालय बनाए जाने की मैं घोषणा करता हूं। साथ ही मिनी सचिवालय जहाँ नए जिले बने वहां नए जिलों में, साथ ही लाल कोठी जयपुर स्थित कार्मिक विभाग की भूमि पर राज्य स्तरीय, क्यों भाई जब जिले में बन जाएगा तो जयपुर में भी तो चाहिए, राज्य स्तरीय कार्यालय हेतु ऑफिस कॉम्प्लेक्स की स्थापना 450 करोड़ रुपए व्यय कर की जानी भी प्रस्तावित करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे द्वारा प्रस्तुत किए गए जनहितैषी तथा समावेशी बजट का जहां चारों ओर स्वागत हुआ है, वहीं आम जन की हमारी सरकार से अपेक्षाएं भी बढ़ी हैं। इस कारण हमें जनता तथा जनप्रतिनिधियों के माध्यम से बुनियादी सुविधाओं, विशेषकर शिक्षा, चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित बहुत अधिक संख्या में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन सभी प्रस्तावों को समुचित परीक्षण करने हेतु संबंधित विभागों को निर्देश दिए जा चुके हैं। परीक्षण उपरांत गुणा अवगुण के आधार पर 50 नए प्राथमिक विद्यालय खोलने के साथ ही 100 विद्यालयों को क्रमोन्नत तथा 100 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नवीन विषय प्रारंभ करने की भी घोषणा करता हूं। 25 उप स्वास्थ्य केंद्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा 20 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में क्रमोन्नत करने की भी घोषणा करता हूं। हम जनता के हितों के लिए लगातार प्रयत्नशील हैं। मैं सम्मानित सदन को आश्वस्त करता हूं कि सबके सहयोग और सबको साथ लेते हुए समस्त कठिनाइयों, चुनौतियों को पार कर विकसित राजस्थान 2047 की संकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए सतत विकास के पथ पर निरंतर चलते रहेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, अब मैं एक कविता के माध्यम से बताना चाहता हूं। विकास के पथ पर चलना है, नई मंजिलों की ओर बढ़ना है, हर ओर प्रगति का उजास फैलाना है, जनमन में आशा की किरण जगाना है, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार से नींव मजबूत बनानी है, ज्ञान, कौशल, तकनीक से नई मंजिल पानी है, ठाना है हर आम जन को सम्मान मिले, जन जन को विकास का अभिमान मिले। आओ मिलकर विकास की ओर कदम बढ़ाएं, एक नया और समृद्ध राजस्थान बनाएं।
एक नया और समृद्ध राजस्थान बनाएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सभी सदस्यों की ओर से प्रदेश की विधानसभा को पेपरलेस करने के लिए आपको बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा। इस सम्मानित सदन में ऑनलाइन पद्धति से कार्य करने हेतु आप द्वारा उपलब्ध कराए गए टैबलेट्स के साथ ही सभी माननीय सदस्य क्षेत्र में भी ऑनलाइन रहकर पूर्ण दक्षता के साथ जनहित में कार्य कर सकें, इस दृष्टि से 19 फरवरी 2025 को बजट के अंतर्गत माननीय सदस्यगणों को लैपटॉप उपलब्ध कराए जाने की घोषणा के क्रम में मैं आप सभी को जानकर हर्ष होगा कि बजट सत्र के दौरान आज ही समस्त माननीय सदस्यगणों को लैपटॉप उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। ये भी हमारे कार्य करने की दृढ़ इच्छा शक्ति एवं गति का परिचायक है। आपने जब आपने यहाँ लगा दिया प्रिंटर करें। आप बताते हैं लेकिन लेट बताते हैं, जूली जी की तरह। आज के अवसर पर हम सब मिलकर जनहित में कार्य कर सकें, इस उद्देश्य से मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि आपने इतिहास रचा है हमारी विधानसभा में, तो हम भी अगर ये काम करें तो उसको जोड़ें तो इसको जानकारी भी मिलती रहे। और कई देख रहा था मैं, क्योंकि ये तो बजट है इसलिए मुझे इस पर पढ़ना है, बाकी का वो तो मैंने से ही पढ़ा था, तो ये ज़रूरी है क्योंकि नेक में अगर थोड़ा इधर जाता है तो वो ठीक नहीं होती, इसलिए है। बाकी मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज से सबसे अपेक्षा भी है आपके घर में आपके लिए ट्विटर उपलब्ध है। ट्विटर घर में उपलब्ध है, आपका छोटा भतीजा बेटा आपको सारी बातें बता देगा, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो नहीं इससे इंटरेस्ट देते हैं वो पूरा इंटरेस्ट आपको बता देगा, वो हमारे तैयार हैं, आप सभी को बता देंगे कि आपको क्या करना है। अध्यक्ष जी, फूल चमन में खिलते हैं, फूल चमन में खिलते हैं, हम सदन में मिलते हैं। फूलों के होने से चमन खिलता है, हम सबके होने से सदन चलता है। फूल फूलों का रूठ जाना चमन को पीरान करता है, हमारा रूठ जाना सदन को उदास करता है। फूल खिलते रहें तो चमन आबाद है, हम मिलते रहें तो ये सदन साध है। फूलों में और हम में बस इतना ही फर्क है, फूल बायकाट नहीं करते, चमन छोड़कर बाहर नहीं जाते, वो चमन की गर्मा को ठेस नहीं पहुंचाते। फूल से नाराज हो पर चमन को नहीं छोड़ता। हम सबसे पहले सदन छोड़ते हैं, मर्यादा तोड़ते हैं, क्या सही है क्या गलत हम नहीं देख पाते हैं, एक दूसरे की नाराजगी में सदन ही छोड़ जाते हैं। शादी पूरा कर ले, एक मिनट दे दो। अरे पूरा कर ले, फिर आप बोलना। हाँ बोलो। कांटों से गुजर जाता हूं, दामन को बचाकर, फूलों की सियासत से मैं बेगाना नहीं हूं। अरे अब
तो बैठो, अरे हो गया। एक मिनट बैठिए। एक दूसरे की नाराजगी में सदन ही छोड़ जाते हैं। शादी में नाराज कौन होता है? शादी में नाराज फूफा, शादी में नाराज फूफा शादी नहीं रुकवाता है। शादी में नाराज फूफा शादी नहीं रुकवाता है। उसकी नाराजगी भी चलती है और शादी भी चलती है। पर यहां नाराज फूफा मामा मौसी सदन नहीं चलने देते। जैसे कोई नाराज बाराती शादी बिगाड़ डाले, जैसे कोई गुस्से में आया फूल चमन उजाड़ डाले। क्या भाई भाई से गुस्सा हो घर छोड़ देता है? घर की चीजें कुर्सी टेबल तोड़ फोड़ देता है? क्या नाराजगी से सुबह शाम रुक जाते हैं? घर के रोजमर्रा के सारे काम रुक जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। काम होते रहते हैं, चमन खिलता रहता है, शादी होती रहती है। ऐसे ही कोई रूठे नाराज हो पर सदन चलना चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए, गर्मा बनी रहनी चाहिए। गलत फहमियाँ कहलवा लो, सॉरी की बात हो तो बोल लो, बुलवा लो, पर घर तो मत छोड़ो, सदन से तो ना जाओ। चमन को तो मत भूलो, प्यार से, प्रेम से, स्नेह से बनाओ प्रेम की रंगोली। आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी वाली होली। आप सभी को होली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के माध्यम से राजस्थान की समस्त हमारी